everyone, welcome to NTA Net Economics. So I hope you all are doing well. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉसिबल आंसर्स वो वाले क्वेश्चंस के जो कि कल यूजीसी नेट एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए थे। सो इससे हमारा जो प्रीवियस सेशन था जहां पे हम लोगों ने कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस किया है वहां पे ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस और उनके पॉसिबल आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो इन केस अगर आप लोगों ने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा तो आप उस सेशन को भी देख सकते हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं उनके करेक्ट आंसर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछा गया था मैचिंग के फॉर्म में। सो एक और उन्होंने आपको टाइम पीरियड दिया था और दूसरी और उन्होंने ये पूछा था कि स्टैग्नेंट पॉपुलेशन किस टाइम पीरियड में थी या फिर स्टेडी ग्रोथ हमें किस टाइम पीरियड में देखने को मिली है। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेजेस थी आप लोगों से पूछी गई थी। सो देखिए अगर हम लोग पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन की बात करें 1901 टू 1921, सो इसको पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन जो है वो बोला जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है 1921 टू 1951। पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ 1951 टू 1981 एंड पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन 1981 टू 2011। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें कौन कौन सी स्टेजेस हमें किस किस पीरियड में देखने को मिलती रही हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में आप लोगों से पूछा गया था। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, सो यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम को किस ईयर में लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग इस प्रोग्राम की बात करें इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम की बात करें 1964-65 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 64 एंड 65। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन में आप लोगों से जो था वो एक्ट पूछे गए थे कि अरेंज आप लोगों ने करना था जो यहाँ पे सबसे पुराना है उससे स्टार्टिंग करनी थी और जो सबसे नया है उसमें आप लोगों ने जो था वो एंडिंग करनी थी। सो MRTP एक्ट ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है 1969 में इसको जो था वो लाया गया। पैरा एक्ट की बात करें 1973, फेमा की बात करें तो 1999, कॉम्पिटिशन एक्ट आया है 2002 में और इसके अलावा फॉरेन रेगुलेशन एक्ट। सो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट भी आप लोगों से पूछा गया था और ये यहाँ पे आया है 2010 में। सो अगर ये वाले एक्ट पूछे गए हैं तो सबसे पुराना यहाँ पे था MRTP एक्ट और सबसे नया वाला यहाँ पे है फॉरेन रेगुलेशन एक्ट जो कि 2010 में लाया गया है। तो ये इनका करेक्ट सीक्वेंस बनना था। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में अगेन ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था। पॉलिसीज पूछी गई थी, मैच आप लोगों ने यहाँ पे करना था कि किस टाइम पीरियड में किस ईयर में कौन सी पॉलिसी को यहाँ पे लाया गया था। सो अगर हम लोग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें 1988 में इसको लाया गया है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें 2000 में इसको लाया गया है। नेशनल मरीन पॉलिसी की बात करें 2004 में और इसके अलावा एक और पॉलिसी थी जो कि मुझे यहाँ पे बताई नहीं है कि कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग इन तीन पॉलिसीज की बात करें तो इनका यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाना था। अगेन ये क्वेश्चन भी आप लोगों से मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया था। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, सो यहाँ पे उरुग्वे राउंड के ऊपर क्वेश्चन था कि अगर हम लोग उरुग्वे राउंड की बात करें तो इसमें कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस किया गया था। तो इश्यूज कौन से हैं स्टेटमेंट फॉर्म से पूछा गया था बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे बात की गई थी। सो टैरिफ्स का जो मुद्दा था उसको कवर अप किया गया, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स प्रोडक्ट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, एग्रीकल्चर, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट, गैट आर्टिकल, टोक्यो राउंड पोर्ट्स, एंटी डंपिंग, सब्सिडीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट मेजर, डिस्प्यूट सेटलमेंट, गैट सिस्टम एंड सर्विसेज। तो ये जो यहाँ पे 15 सब्जेक्ट से इनको उरुग्वे राउंड में जो था वो कवर अप किया गया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किस के ऊपर बात की गई थी यहाँ पे उरुग्वे राउंड में जो कि पूरे 8 साल चला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर यहाँ पे जो था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी, आपने ये देखना था कि इनमें से ठीक कौन सी है और गलत कौन सी है। तो देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो यहाँ पे बताया स्टूडेंट्स ने कि उन्होंने बोला था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट टू प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट। अगर ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी तो यहाँ पे सरासर गलत है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट टू प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने क्वांटिटी को यूज किया है प्राइस की बजाय तो ये फिर यहाँ पे गलत हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछा गया था डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम लोग फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग जो प्राइस है वो चार्ज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा था कि अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डिग्री की बात करें तो अलग अलग यूनिट के लिए यहाँ पे अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाएगा, तो ये तो यहाँ पे करेक्ट है। बट थर्ड डिग्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये पूछा गया था उनकी ओर से कि अगर हम लोग यहाँ पे सेम प्रोडक्ट की बात करें कि जो सेम प्रोडक्ट है उसको सेम ही प्राइस के ऊपर जो है वो बेचा जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सपोज कर लो कि हम लोग मेट्रो बस की बात करते हैं, तो है तो ये मेट्रो बस थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ही हम लोग इस बस को यूज करके ले रहे हैं। बट मेट्रो बस की जो प्राइसेस है हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्राइसेस हमें देखने को मिलते हैं, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए अलग से हमें प्राइसेस देखने को मिलते हैं, और अगर यहाँ पे कोई यंग लोग हैं तो उनके लिए हमें अलग अलग प्राइसेस देखने को मिलते हैं। तो सेम प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे सेम प्राइसेस नहीं होते, ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। तो थर्ड डिग्री वाली आपकी जो स्टेटमेंट थी वो गलत हो जानी थी, फर्स्ट डिग्री वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना था जैसे जैसे हमें देखने को मिलती है। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत बार आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। सबसे लूज फॉर्म है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, नंबर सेकंड पे आ जाना था फ्री ट्रेड एरिया, नंबर थर्ड की अगर बात की जाए तो कस्टम यूनियन, नंबर फोर पे आना था कॉमन मार्केट, और यहाँ पे सबसे लास्ट पे आना था इकोनॉमिक यूनियन। तो ये यहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि आपने अरेंजमेंट करनी है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। तो ये आई होप कि आप सभी करेक्ट ही करके आए होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन जो कि अगेन रिपीट किया गया कि अगर नेशन की ओर से यहाँ पे इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है तो ऑफर कब जो है उस नेशन का किस ओर जो है वो चला जाएगा, शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्सेस मेजरिंग एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट्स को मेजर कर रहे हैं उससे दूर हो जाएगा, मूव क्लोजर टू द एक्सेस मेजरिंग एक्सपोर्ट, या फिर पास चला जाएगा उस एक्सेस के जहाँ पे कि हम लोग एक्सपोर्ट को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट में आपसे पूछा गया है और ये आपने अच्छे से किया भी होगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सपोज करो कि नेशन 2 की ओर से यहाँ पे इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया है एक्स कमोडिटी जिसको कि नेशन 2 की ओर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। सो अगर नेशन 2 यहाँ पे इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाएगी तो उसकी वजह से नेशन 2 का ऑफर कब, सो ये है नेशन 2 का ऑफर कब, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा किस एक्सेस के करीब हो जाएगा जहाँ पे हम लोग इसके जो है वो इम्पोर्ट्स को मेजर कर रहे हैं, यानी कि इम्पोर्ट के पास चला जाएगा और एक्सपोर्ट वाला जो एक्सेस है उससे दूर होता जाएगा। तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर यहाँ पे नेशन की ओर से इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है तो उसकी वजह से नेशन का जो ऑफर कर्व है किस एक्सेस की और जो है वो किस एक्सेस के करीब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे एक्सपोर्ट को मेजर किया जा रहा है उससे दूर जा रहा है और जहाँ पे इसके इम्पोर्ट को मेजर किया जा रहा है उसके पास आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाना था कि जब यहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ लगेगा तो उसकी वजह से नेशन का जो ऑफर है उस एक्सेस की ओर चला जाएगा जहाँ पे इसके इम्पोर्ट को मेजर किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एक स्टेट्स की वन थी, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उनको जो था वो अरेंज करना था कि यहाँ पे किस स्टेट में लिटरेसी रेट ज्यादा है या फिर कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट एजुकेटेड स्टेट जहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है टॉप 10, और यहाँ पे लीस्ट लिटरेट स्टेट जहाँ पे कि सबसे कम है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि कौन कौन सी स्टेट पर्टिकुलरली उन्होंने आप लोगों से पूछी थी। उसके बाद नेक्स्ट है टेलर्स रूल। सो टेलर रूल के ऊपर यहाँ पे जो था वो क्वेश्चन था कि किससे रिलेटेड है। सो टेलर रूल इज अ फॉर्मूला जिसमें कि क्या किया जाता है, सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी रेट है इन्फ्लेशन की और इकोनॉमिक ग्रोथ इसको यहाँ पे टाई अप किया जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि अगर टेलर रूल की बात की जाए तो किससे रिलेटेड है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी रेट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इसका ये करेक्ट हो जाना था। उसके बाद देखिए हॉजमैन टेस्ट के ऊपर जो था वो क्वेश्चन था कि हॉजमैन टेस्ट को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो हॉजमैन टेस्ट को यहाँ पे यूज किया जाता है ये डिटरमिन करने के लिए कि वेदर अ साइमल्टेनियस फ्रेमवर्क इज नीडेड फॉर पर्टिकुलर वेरिएबल।
सो यहाँ पे हॉजमैन का स्पेसिफिकेशन टेस्ट है। सो इस टेस्ट को यूज किया जाता है यहाँ पे साइमल्टेनिटी प्रॉब्लम को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए इस हॉजमैन टेस्ट को यूज किया जाता है। और यही आई थिंक क्वेश्चन था कि ये पूछा गया था कि ये जो हॉजमैन टेस्ट है इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसका फिर करेक्ट हो जाना है ऑप्शन नंबर सी, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा। सो इसको यूज किया जाता है डिटरमिन करने के लिए कि वेदर अ साइमल्टेनियस फ्रेमवर्क इज नीडेड फॉर पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इसका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाना था। उसके बाद कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन यूजीसी ने अगेन रिपीट किया है, और उसमें ये जो स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे सोशल गुड्स की बात करें, पब्लिक गुड्स की बात करें, तो पब्लिक गुड्स के केस में हम लोग यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं, वर्टिकल एडिशन नहीं किया जाता इंडिविजुअल के यहाँ पे डिमांड स्केड्यूल का। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे सोशल गुड्स की बात करें, पब्लिक गुड्स की बात करें, तो पब्लिक गुड्स के केस में वर्टिकल एडिशन की जाती है, ना कि हॉरिजॉन्टल। सो प्राइवेट गुड्स के केस में हॉरिजॉन्टली ऐड किया जाता है, जबकि अगर हम लोग सोशल गुड्स की बात करें यानी कि पब्लिक गुड्स की बात करें, उस केस में हमें वर्टिकल एडिशन देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जानी है। बाकी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स है वो मुझे नहीं पता, बट ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई थी, तो फिर ये यहाँ पे जो थी वो इनकरेक्ट हो जानी थी। नाउ लेट मी चेक कि यहाँ पे और कौन से क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कुछ इस तरीके के, उन्होंने आपको चार जो थे वो यहाँ पे दिए थे, और ये पूछा गया था कि बताइए कि यहाँ पे किसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो और किसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे लेस देन जीरो देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे कनकेव की बात करें, तो कनकेव के केस में हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमेशा लेस देन जीरो होता है। अगर हम लोग यहाँ पे कनकेव की बात करें, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कनकेव हमें गिवन है, इस केस में हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करें, यानी कि कुछ इस तरीके का, चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, इस केस में हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर कुछ इस तरीके गिवन है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे dy by dx, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये यहाँ पे चार तरीके का ग्राफ आपको गिवन था, और मैच आप लोगों ने करना था कि करेक्टली मैच करिए कि कौन सा किसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, किसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये आप लोगों ने यहाँ पे मैच करना था। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में यही क्वेश्चंस मुझे आपके साथ जो थे वो डिस्कस करने थे, जो कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताए थे। और यहाँ पे इन केस अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ पे इनकरेक्ट हो भी रहे हैं, सपोज ये जो आपने क्वेश्चन देखे यहाँ पे आपको लगा कि मेरे 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हो कि इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी का जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, पेपर 1 पेपर 2, वहाँ पे आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारा पेपर इतना अच्छा नहीं गया जितना कि हम लोग तैयारी करके गए थे, यहाँ पे जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, तो इससे डिसहार्टेड होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग और अच्छी तैयारी करिए, एनटीए के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए, सो दैट यहाँ पे हो सकता है कि इस बार ही आपका नेट और जेआरएफ निकल जाए, क्योंकि अभी आपने कौन सा ये देखा है कि रिस्पॉन्स शीट और जब यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप लोग मैच करके देखेंगे कि कितने मेरे करेक्ट बन रहे हैं या फिर कितने इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है, और भी अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए, सो दैट जो भी एग्जाम आप दें, चाहे नेट का दें, चाहे कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दे, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे, वहाँ पे आप लोग और भी अच्छे से परफॉर्म कर सको। सो आज के इस वीडियो में यही क्वेश्चंस और इनके पॉसिबल आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने थे। और इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो क्वेश्चन आपने बताया है इसका ये करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, ये वाला करेक्ट होना चाहिए, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक यहाँ पे जो है वो आगे आना चाहिए। तो बस आज के सेशन में यही क्वेश्चंस और उनके पॉसिबल आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर करने थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।